इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो अपने कई सारे दोस्तों के साथ आयरलैंड के जंगलों में जा रहा था ताकि वो बहुत सारे मशरूम जमा कर सके। एक्चुअल में जैक एक प्रोफेशनल होता है जिसे मशरूम के बारे में काफी नॉलेज थी। उसे ये भी पता होता है कि किस बीमारी में कौन से मशरूम खाने चाहिए। जैक ने तो अपने दोस्तों को ये भी बताया था कि आयरलैंड के जंगलों में कुछ ऐसे मशरूम पाए जाते हैं जिसे खाने के बाद लोगों की थिंकिंग पावर एकदम से बढ़ जाती, उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंज आते जो इंसानों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो जैक के बाकी सारे दोस्त भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, इसीलिए वो गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं उन जंगलों की तरफ। ट्रैवल करते हुए अब वो फॉरेस्ट के काफी अंदर आ चुके थे। अब सहरा नाम की उसकी एक फ्रेंड कार चला रही होती है, तभी अचानक उसके कार से कोई टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता और सामने जो भी आया वो बुरी तरीके से मर गया होता है। सभी लोग उतरकर देख रहे थे और काफी डर रहे होते हैं उसके पास जाने के लिए। यही लगता है कि सामने भीड़ या फिर कोई जानवर आ गया जो अब बुरी तरीके से मर गया है। ब्रैट नाम का एक आदमी धीरे धीरे उस जानवर के पास जा रहा था और जब वो उसे चेक करता है तो वो जानवर की जान अभी भी बची हुई थी, लेकिन डर के मारे ब्रैट ने उस पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से मार दिया। ये देखने के बाद अचानक हमें दो रेसिडेंट दिखाए जाते हैं और वो उन सारे लोगों को बड़े गुस्से नजर से देख रहे थे। जैक को यही लगने लगा कि इस भेड़ का शिकार वो दोनों लोग करना चाहते थे, पर अब वो मर चुकी है, इसीलिए जैक उन भेड़ को उनके हवाले कर देता है और कहता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आए। वो दोनों आदमी बिल्कुल भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते और उनके चेहरे पर से तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैक और बाकी सारे लोग वहाँ पर जरा भी नहीं रुकते और गाड़ी में बैठकर दूर चले आते हैं। अब एक नदी वाले स्पॉट पर रुकने के बाद जैक सभी को बताने लगा कि ये वही जगह है जहाँ पर हमें वो अनोखे मशरूम्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और मशरूम्स भी हैं जिनसे हमें बचकर रहना होगा। पर ये बताने से पहले जैक ने सभी का मोबाइल फोन अपने पास जमा कर लिया, ये इसलिए ताकि जो मजा हमें फॉरेस्ट में आए वो किसी के लिए डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। सारे लोग अपने मोबाइल फोन जैक को दे देते हैं क्योंकि वो जैक को अपना लीडर मानते थे, लेकिन ब्रैट नाम का वो आदमी अपना मोबाइल फोन नहीं देता। उसने कहा कि मोबाइल फोन के बिना मुझे सांस नहीं आती। बहुत डिस्कस करने के बाद जैक आखिरकार मान जाता है और उसने तो ब्रैट को कार की चाबी भी दे दी और कहा कि ज्यादा दूर मत जाना। सभी लोग फॉरेस्ट में फैल गए थे मशरूम्स ढूंढने के लिए। जैक ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी होती है कि वो जिस मशरूम की तलाश कर रहे हैं उसका साइज छोटा है और ऊपर की तरफ से एक अम्ब्रेला जैसी छोटी चीज बनी है। लिसा और उसकी फ्रेंड को तो एक ऐसा मशरूम मिल भी जाता है, लेकिन वो जैसे उसे टच करने जाती तभी जैक ने उन्हें रोक लिया। वो कहने लगा कि जैसा मैंने बताया था ये मशरूम वैसा ही दिखता है, लेकिन इसके ठीक ऊपर ब्लैक कलर का सर्कल बना है जिससे ये मशरूम एकदम से खतरनाक बन जाता है और इसे हम डेथ मशरूम बुलाते हैं। जैक तो लिसा और दूसरी लेडी को साफ समझा रहा था कि इसे टच भी नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है कि इस डेथ मशरूम के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसे खाने के बाद बहुत कम लोग ही जिंदा बच पाते हैं। उसे कुछ ऐसे विजन आते हैं जो वो इमेजिन नहीं कर सकता। डेथ मशरूम को खाते ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर जाते हैं। जैक एक और चीज कहता है कि यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि इस डेथ मशरूम से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपको फ्यूचर के कई सारे विजन्स दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये कितनी सच है और कितनी नहीं ये बाकी लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जैक ने तो उन्हें इस मशरूम से दूर रहने के लिए कह दिया था। लिसा और उसकी फ्रेंड काफी डरे हुए होते हैं, पर अब जैक बाकियों को भी ये बात बताने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जो उसी बताए गए मशरूम के पास आ गई थी जिसके ऊपर की तरफ एक काले धब्बे होते हैं। अब जैक ने सेरा को ये नहीं कहा था कि इस मशरूम से दूर रहना, लेकिन तब भी सेरा बिना कुछ सोचे समझे उस मशरूम को तोड़ लेती है। वो तो उसे जब सूंघ रही थी तभी उससे कुछ अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ जो उस मशरूम को खाने के लिए बोलती है। अब सेरा बेचारी कुछ समझ नहीं पाती और उसने उस 10 मशरूम को अपने मुंह के अंदर डालकर खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करते ही उसे अजीब से विजन आने लगे और उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता। थोड़ी ही देर के अंदर उस 10 मशरूम का असर चालू हो चुका था और अब वो अपने विजन में देख पाती है कि जैक उसके बहुत पास आकर उससे मुंह में सांस दे रहा है। ये चीजें क्या है सेरा अभी कुछ समझ नहीं रही थी और अब उस डेथ मशरूम का असर बहुत तेज हो गया। वो तो जमीन पर लेटकर एकदम से तड़पने लगी होती है। ऐसा लग रहा था कि उसे सांस ही नहीं आ रही है और अब तो उसके मुंह से झाग भी निकलने लगे थे। जल्द से जल्द जब जैक वहाँ पर पहुंचा तो वो उसे तुरंत ही ठीक करने में लग गया। जैक ने तुरंत ही सेरा के मुंह को देखा जिससे सांस नहीं आ रही थी, तो वो अपने मुंह से उसे ब्लो करता है और यही सेम चीजें सेरा ने कुछ समय पहले देखी थी। यानी एक तरीके से वो अपने फ्यूचर मोमेंट पहले ही देख पा रही है। जैक को अभी तक नहीं समझा था कि सेरा
सैरा को आखिरकार हुआ क्या है। वो तो सिर्फ उसे कमजोरी मानकर उठा के लेके चला जाता है। कुछ देर बाद टेंट में पता चला कि सैरा नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन वो अपने फ्रेंड से बता रही थी कि उसने फ्यूचर की झलक देखी है और शायद उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। पर बाकी लोग इस पर भरोसा नहीं करते और सैरा को आराम करने के लिए कह देते हैं। रात होने पर वो सब बॉन फायर के सामने बैठकर कई सारी हॉरर कहानियां सुन रहे थे। शायद हॉरर कहानी उन्हें पसंद होती है और जैक वैसी एक कहानी के बारे में उन्हें बताने लगा। जैक ने तो सभी लोगों को इसी आयरलैंड के जंगलों में हुई एक हॉरर कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। वो बताता है कि कई सालों पहले इस फॉरेस्ट के बीचों बीच एक ऐसा सेंटर हुआ करता था जहाँ पर सारे गरीब और बेसहारा बच्चों को लाकर शेल्टर दिया जाता था। एक तरीके से ये ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर जब एक नया जेलर आया जो आधा पागल था, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लोगों का मानना ये होता है कि उस सेंटर में सारे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता, उन्हें टॉर्चर करने के साथ साथ कुछ ऐसी यातनाएं दी जाती जो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। ये सारी चीजें वो पागल जेलर करता था, क्योंकि कई लोग ये मानते थे कि उस जेलर ने वही खतरनाक मशरूम खा लिए होते हैं। इस वजह से वो खुद के होश में ही नहीं रहता। उसने तो कई सारे बच्चों को जिंदा लटका कर मार भी दिया था। ये सारी बातें सुनने पर सभी काफी डर रहे थे, लेकिन जैक ने तो एक और खतरनाक चीज बताई कि उस सेंटर में 2 जुड़वा भाई रहा करते थे। उनमें से एक छोटा एक बड़ा था और उनके साथ तो सबसे बुरा हुआ होता है। उनकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उन्होंने चर्च के बारे में कुछ बोल दिया था, जिस वजह से जेलर को गुस्सा आया और उसने छोटे भाई की पूरी चमड़ी ही निकाल दी। उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो सह नहीं पा रहा था। बड़े भाई को सिर्फ छोटे वाले को देखने के लिए छोड़ दिया गया। ये सारी चीजें इतनी खुफिया हो रही थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। पर अब जेलर से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बड़े भाई ने गुस्से में आकर वही सारे डेथ मशरूम लेकर आए और खाने के अंदर मिला दिया। अगले दिन जब सारे बच्चे और जेलर उसे खा रहे थे तो सब एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। यानी उस लड़के ने एक ही बार में इतने लोगों को मार दिया। अब जैक के सामने जो सभी लोग बैठकर कहानी सुन रहे थे वो तो सच में डर गए होते हैं, लेकिन वो यही बोलकर तसल्ली दे रहे थे कि ये सब कहानी है, ये सब सच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सारे लोग कुछ खा पी लेने के बाद अपने अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। हमें तो ट्रॉय नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा रोमांटिक हो रहा था। दोनों अपने टेंट में काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ट्रॉय की गर्लफ्रेंड ने बाहर कुछ देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। कुछ देर तक लगातार यही बोलने के बाद ट्रॉय बाहर चला जाता है देखने के लिए। उसे यही लग रहा था कि ये काम ब्रैड का ही हो सकता है, तो वो उसे टेंट में से बाहर निकालकर बहुत बुरा भला कहने लगा। ब्रैड भी इस एलिगेशन को झेल नहीं पाता और वो ट्रॉय से झगड़ा करने लगा था। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और उन दोनों को अलग कराते हैं। अच्छी बात हुई कि जैक भी सही समय पर पहुंचकर उन्हें अपने अपने टेंट में भेज देता है, लेकिन ब्रैड को बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर ऐसा इल्जाम कभी भी नहीं लगा था, इसलिए उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। इसलिए वो टेंट में ना जाते हुए उसी आग वाले एरिया के पास बैठता है और जो वहाँ पर नॉर्मल मशरूम होते हैं उनका पूरा लेयर ही एकदम से अपने मुंह में डालकर पी जाता है। ये सारी चीजें ब्रैड फ्रस्ट्रेशन में ही कर रहा था, लेकिन अब उसका असर इतना तेज होने लगा कि वो कुछ नहीं समझ पाता। ब्रैड को सारी चीजें घूमती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पहले से ताकतवर हो गई है। वो बिना किसी को बताए फॉरेस्ट में और अंदर जाने लगा। अचानक उसे एक गाय दिखाई देती है जो कि बोल पा रही थी और साथ ही साथ साइड में एक कार भी खड़ी होती है जो हिल रही थी इस तरीके से जैसे कोई 2 कपल अंदर बैठकर रोमांस कर रहे हैं। अब ब्रैड ये चीजें देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उस कार के पास जाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैक का पूरा कॉन्शियसनेस उसके पास ही नहीं है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। अब जैसे वो कार के पास पहुंचा तभी उसके अंदर से एक परछाई निकलती है। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि जैक द्वारा सुनाई गई कहानी के अंदर जो जेलर होता है उसकी होती है। उसका पूरा बॉडी एकदम से खतरनाक और नुकीले नाखून होते हैं, जिसने तुरंत ही ब्रैड के निचले वाले पार्ट पर हमला कर दिया। ब्रैड का तो मेन पार्ट एकदम से खत्म हो जाता है और वो काफी चिल्लाने लगा। अब तो वो जेलर की आत्मा तुरंत ही उसे खींचने लगती है अपने पास। बेचारा ब्रैड जोर से चिल्लाया और तब जाकर दूसरी तरफ सैरा उठ जाती है। एक्चुअल में ब्रैड के साथ जो ये सारी चीजें हुई थी वो सैरा ने अपने फ्यूचर विजन में देखा होता है, यानी अभी तक ब्रैड के साथ ये सब हुआ नहीं है, होने वाला है। सैरा इस बात से एकदम चौंक गई थी क्योंकि इससे तो ब्रैड मारा जाएगा और वो बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देना चाहती, तो इसलिए वो बाहर निकल आती है और फॉरेस्ट में लगातार ब्रैड को चिल्लाने लगती है। वो यही होप कर रही थी कि वो ब्रैड से जल्द मिलकर उसे सारी बातें बता दे, लेकिन कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता। सैरा जब लगातार फॉरेस्ट में आगे बढ़ रही थी तो फाइनली उसे ब्रैड दिखाई दे गया जो कि किसी गाय से बातचीत कर रहा था।
यानी जिस तरीके से उसने फ्यूचर देखा होता है वो सब वैसे ही हो रहे थे। पर इस बार सारा ने जाकर ब्रैड को बचा लिया और अपने साथ लेकर चली आई। नहीं तो ब्रैड के साथ वो सारी चीजें होना पक्का था। जैसे तैसे वो उसे टेंट में सुला देती है और आराम करने के लिए बोलती है। अब रात के टाइम जब सोने के बाद सुबह हुई तो ब्रैड की गर्लफ्रेंड लीसा ये देख रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ है ही नहीं। साथ ही साथ सीजर की मदद से किसी ने उसके बाल काट दिए थे। इस बारे में जब लीसा ने बाकी लोगों को बताया तो वो ब्रैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लगातार सारा आवाज देते हुए काफी डर रही थी क्योंकि उससे तो अब लगातार विजन आने लगे थे कि कोई अनजान सी आत्मा है जो ब्रैड को जान से मारने वाली है। एक जगह रुकने के बाद जब सारा दूर तक देखती है तो उसे फॉरेस्ट में वही आत्मा दिखाई दी जिसने हाथ में कुल्हाड़ी ली होती है। भले उसका चेहरा विजिबल नहीं था लेकिन वो डराने के लिए एकदम इनफ होती है। सारा इतना ज्यादा घबरा गई कि वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ दूर भागने लगी होती है। बाकी उसकी फ्रेंड समझती ही नहीं कि आखिर उसने क्या देख लिया। सारा उन्हें बिना बताए साथ में चलने के लिए बोल देती है क्योंकि ब्रैड को ढूंढना था उन्हें। अब रास्ते में लीसा हेली को बोल रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ट्रॉय की वजह से ये झगड़े हुए। ना तो ट्रॉय ब्रैड से झगड़ा करता और ना ही ये सारी चीजें होती। हेली भी लीसा के बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने लगी जिसकी वजह से उन दोनों में अब झगड़े हो जाते हैं। लीसा और हेली एक दूसरे को मारते हुए नीचे गिरने लगे। सारा तो उन्हें बचाने के लिए पीछे दौड़ रही थी। लड़ते हुए पता चला कि वो एक झाड़ी से टकरा गए हैं जिसके अंदर किसी का हाथ मौजूद है। उस हाथ को पकड़ने पर किसी की अजीब सी बॉडी उनके ऊपर गिरती है जिससे लीसा और हेली इतना ज्यादा घबरा गए कि वो सीधा सारा के पास जाकर रोने लगी। सारा भी उन्हें संभालती है और ये नहीं समझ पाती कि ये बॉडी है किसकी। सारा हेली और लीसा को संभाल ही रही थी तब उसे फिर वही परछाई दिखाई दी जो उनके पास बढ़ रही होती है। यानी ये वही जेलर की आत्मा है जो उनके पीछे पड़ गई थी। तुरंत ही सारा अब अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगी। पता चलता है कि इतनी हड़बड़ी के कारण हेली रास्ता भूल गई है और सारा और लीसा से काफी दूर निकल गई थी। हेली को अब कुछ समझता ही नहीं कि वो आखिर अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पर जाए। वो दर बदर भटकते रहती है और मदद की मांग करती है। ट्रेवल करते हुए अचानक हेली को सामने मौजूद एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। वो जब उसकी तरफ बढ़ने लगी तो वहाँ वही दो इंसान मौजूद होते हैं जो उन्हें पहले मिले थे जब उन्होंने भेड़ को मार दिया था। हेली उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसी एक आत्मा मेरा पीछा कर रही है और वो हमारे दोस्तों को मारना चाहती है। वो दोनों इंसान तो कुछ रिएक्ट नहीं करते और हेली को लगने लगता है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उनके घर के अंदर चली जाती है। उसे जल्द से जल्द कॉल करना था तो वो एक टेलीफोन से कांटेक्ट करने लगी, पर कुछ ही देर के अंदर उसमें से एक आदमी जिसके सफेद बाल थे उसके इंटेंशन हेली को देखकर एकदम बदलने लगे, जिससे हेली इतना समझ गई कि ये लोग मेरे साथ ही नहीं है बल्कि मेरे साथ कुछ खतरनाक करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि बेचारी हेली उस खतरनाक आत्मा से बचने के लिए इन खतरनाक लोगों के पास आ गई। अब अचानक दूसरा आदमी सामने आता है और हेली को ये कहने लगा कि सालों पहले मौजूद उस सेंटर में हम भी शामिल थे, हम भी उस बड़े से घर में रहा करते, लेकिन उस जेलर ने सभी को खत्म कर दिया। उन दोनों के अलावा एक और इंसान बचा हुआ होता है जिसकी हरकतें कुत्तों जैसी थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हेली तुरंत ही समझ गई कि ये वही जुड़वा भाई है जिसकी कहानी जैक ने सुनाई थी। इसका मतलब वो सारी कहानी एकदम सच है। अचानक सफेद बाल वाले भाई के बॉडी में कुछ होने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो हेली को अब छोड़ने नहीं वाले। वो सब तो हेली को पकड़ने वाले थे लेकिन वो जैसे तैसे उस घर से दूर भाग जाती है। हेली ट्रेवल करते हुए कुछ पेड़ पत्तियों वाले इलाके पर छुप गई जिससे कोई उन्हें देख ना पाए। कुछ देर तक तो सब नॉर्मल रहता है लेकिन फिर साइड से कुछ आवाज आने लगी। हेली जैसे ही देखती है तो वहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ था जिसका पूरा बिहेवियर एक पागल कुत्ते जैसा लग रहा होता है। यानी वो दोनों भाई जिस आदमी की बात कर रहे थे वो एक्चुअल में यही है जिसने अपनी पूरी जिंदगी कुत्तों के साथ बिताई है, तो उसका भी बिहेवियर वैसा ही हो गया था। अब पहले तो हेली उससे काफी डर रही थी लेकिन फिर बाद में वो यही सोचती है कि ये मुझसे घबरा रहा है और ये एक एक्चुअल में इंसान ही है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन फिर वही कुत्ते वाला इंसान तुरंत ही झपट्टा मार देता है हेली के ऊपर। वो दोनों भाई भी हेली के ऊपर टूट पड़ते हैं और पानी के कई सारे विजन एक साथ दिखाई दे रहे थे। पता चला कि ये सारी चीजें सारा भी अपने माइंड में सेंस कर लेती है और वो बहुत तेजी से उठ रही थी जिसके सामने उसके फ्रेंड लीसा होती है। सारा लीसा को बहुत रोते हुए कह रही थी कि उस पानी वाले इलाके के किनारे देखो, वहाँ पर जंजीर लगी हुई है, उससे कुछ बंधा हुआ है। बहुत बार कहने के बाद आखिरकार लीसा जब पानी के किनारे पर गई और उस जंजीर से बंधी हुई चीज को ऊपर किया तो वो देखकर इतना डर गई क्योंकि ये उनकी फ्रेंड हेली की डेड बॉडी थी।
यानी उन खतरनाक लोगों ने मिलकर हेली को मार दिया है। इन बातों से लिसा एकदम समझ गई थी कि सारा को जो सारे विजन आते हैं और ऐसा वो क्लेम करती है कि वो फ्यूचर देख सकती है, ये सब एकदम सही था। उसके ऑलमोस्ट फ्रेंड मारे गए होते हैं और अब सिर्फ सारा और लिसा ही बचे हैं। तो डरी हुई लिसा सारा से आकर पूछने लगी कि तुमने आगे क्या देखा, हमें से अब और कौन मरने वाला है। पर सारा अभी पूरी तरीके से कंफ्यूज थी। लिसा ये जानकर इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लगी, क्योंकि अगर सारा को कुछ हो गया तो उसका मरना भी तय है। वो तो इस जगह पर जरा भी नहीं रुकना चाहती थी। लिसा तो सीधा वहाँ से निकलकर एक दलदली वाले इलाके में पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहीं से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। अगर वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगी तो बचकर निकल जाएगी। लेकिन लिसा को क्या अंदाजा था कि उसका दलदल में कोई पीछा कर रहा है। जैसे वो एक जगह पर पहुंची तो अचानक उसका पैर फंस गया दलदल के अंदर। वो बिल्कुल भी हिल ही नहीं पा रही थी और पीछे से वही काली आकृति बाहर निकलती है, जिसने सीधा लिसा के ऊपर हमला कर दिया। बेचारी लिसा तड़पते रह गई, लेकिन वो उसे अंदर लेकर चला गया होता है। थोड़ी देर बाद जब सारा उसे ढूंढते हुए उसी दलदल वाली इलाके में आई और उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है, वो बार बार लिसा को आवाज लगाती है, लेकिन उसे क्या अंदाजा कि लिसा कितनी गहराई में पहुंच गई है। दलदल होने के कारण सारा को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जरा भी गलती करने पर वो अंदर धंसती चली जाएगी। पर अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ इसी तरीके के एक्सप्लोरेशन के कारण हम दलदल के अंदर फंस जाएं। अब आपको पता नहीं है, दलदल इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि अगर पूरे हाथी को भी अंदर डाला जाए तो वो भी पूरा अंदर धंस जाएगी। लेकिन इससे बचने की कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, जिसे अप्लाई करने पर हम किसी भी दलदल से बाहर निकल जाएं। सबसे पहले तो अगर आप दलदल के अंदर फंस चुके हैं तो अपनी बॉडी ज्यादा मत हिलाइए, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही वैसा रहता है कि अगर आप मूवमेंट ज्यादा करोगे तो आप जल्द से जल्द अंदर धंसते चले जाओगे। अगर आप अपना बॉडी नॉर्मल रखोगे तो एकदम धीरे धीरे जाओगे। अब इसके बाद हमें ट्राई करना है कि ऐसी चीजों की तरफ साइड में बढ़िए जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें, जैसे कि किनारे पर मौजूद कुछ घास, पत्ते और पेड़ों की टहनियां। उसे पकड़कर अपने आप को खींचने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप बाहर होते जाएंगे आपको एक झटका देना है, जिससे कि बाहर निकला हुआ पार्ट वापस से दलदल में ना जाए। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए आप आसानी से निकल सकते हैं किसी भी दलदल से। याद रखिए, अगर आपको पहचानना है कि इस जगह पर दलदल है कि नहीं, तो एक पत्थर मार कर देखिए। अगर वो पत्थर एक साथ ही अंदर चले जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो स्लोली अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो कंफर्म दलदल है और वहाँ से गुजरने के लिए हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ सहरा इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो ढूंढ ही नहीं पाती लिसा को। हमें तो फॉरेस्ट के अंदर जैक और ट्रॉय दिखाई देते हैं, जो अभी तक बचे हुए थे। वो दोनों अभी भी ब्रैड को ढूंढ रहे होते हैं, जो ट्रेवल करते हुए अब इतना अंदर आ गए कि उन्हें वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। अचानक अब जैक को कुछ तो महसूस होने लगा और वो झाड़ियों की तरफ किसी को देखता है। अब वो इतना घबरा गया कि पीछे की तरफ भागता है। पता चला ट्रॉय का पैर एक जगह पर फंस गया है और वो नीचे गिर गया था। अचानक उसे जमीन पर किसी का हाथ दिखाई देता है और जैसे वो उसे देखने गया तो पता चला ये उसके दोस्त ब्रैड का हाथ है, यानी ब्रैड को मार दिया गया है। ये सारी बातें जैक और ट्रॉय को काफी डरा देती हैं। वो वहाँ से निकल पाते इससे पहले कोई अनजान शख्स उनके सर पर पत्थर मारने लगता है, जिससे उन्हें काफी डैमेज हो रहा था। जैक और ट्रॉय अब एकदम से घबरा गए होते हैं, इसलिए उन्हें जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ भागकर चले जाते और अनफॉर्चुनेटली वो उसी डिटेंशन सेंटर में आ जाते हैं जहाँ पर कई साल पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था। उन्होंने सोचा कि कुछ देर तक वो यहीं पर वेट करेंगे, लेकिन इस बात की उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उन दोनों जुड़वा भाइयों में से जो उस सेंटर में से जिंदा बच गए थे, एक भाई जिसके चेहरे पर धब्बे बनाए गए होते हैं, वो अभी भी वहीं पर मौजूद है और धीरे धीरे ट्रॉय की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ दूसरी तरफ जैक एक कमरे में जाकर छुप गया होता है। उसे तो डर ही लग रहा था कि कोई आसपास उसके घूम रहा है। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एक छोटे से छेद से देखने लगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वो काफी घबरा गया। किसी ने अपना हाथ अंदर की तरफ किया उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अब जैक बिल्कुल भी रुक नहीं सकता था और जितना हो सके उतनी तेजी से वो खिड़की की तरफ भागने लगा। उसने खिड़की ओपन की और बिना देखे नीचे कूद गया। उस कमरे में अजीब तरीके की आवाजें अभी भी गूंज रही थी। पता चला कि सहरा बच गई है और वो जैसे तैसे जैक के पास आती है। जैक का तो इतनी ऊंचाई से कूदने पर पैर ही टूट गया था, पर जैसे तैसे सहरा ने जैक की मदद की और उसे होल्ड करते हुए आगे बढ़ चली। लेकिन रास्ते में उन दोनों को ही महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ऊपर की तरफ से उनके ऊपर नजर रख रहा है। सहरा को तो अभी भी वो अनजानी काली परछाई दिखाई दे रही थी जो अब उनकी तरफ बढ़ रही होती है हमला करने के लिए। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर हमें मरना ही है तो मैं उस काली परछाई से लड़कर मरूं।
सहरा ने एक कुल्हाड़ी उठा ली और जैक को एक पेड़ के सहारे वहीं पर रुकने के लिए कहा। सहरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है उस काली परछाई के सामने, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में मौजूद थी। लेकिन पीछे की तरफ जहाँ जैक होता है, पेड़ के ऊपर से किसी के खतरनाक हाथ दिखाई देते हैं और वो खतरनाक आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैक की तो सिर्फ चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी। सहरा जैसे तैसे जब पीछे की तरफ भागते हुए आई तो वो जैक को एक जगह पर गिरा पड़ा हुआ पाती है और उसकी तो सांसें चल ही नहीं रही थी। ऐसा लगता है कि अटैक के कारण नहीं बल्कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। वही अनजान सी आकृति अब सहरा का भी नाम पुकारने लगी थी। इस वजह से सहरा तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। उसके भागने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो किसी के हाथ में ही नहीं आएगी, लेकिन एक गलती उसने कर दी कि पीछे मुड़कर देख लिया। इससे सहरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो काफी तेजी से एक पेड़ से टकरा जाती है। बेचारी उसकी कॉन्शियसनेस वहीं पर ब्लर हो गई। थोड़ी देर बाद जब सहरा अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब ऊपर की तरफ वो देख पाती है तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था जिसमें से कई सारी रेस्क्यू पुलिस ऑफिसर्स आ गए होते हैं। उन्होंने जितनी भी घायल पड़े हुए लोग थे सभी को इकट्ठा कर लिया। इनफैक्ट उन्होंने तो उन दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया होता है जिनके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया था और वो इलीगली इस फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। सहरा को भी जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि अब इतने सारे लोगों में सिर्फ वही बची हुई है। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि वो अनजान सी आत्मा कौन थी और आखिरकार उन दोनों भाइयों को जब पकड़ा जा रहा था तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका क्यों मांग रहे थे। अब यहाँ पर एक डार्क रियलिटी रिवील होती है कि सारी चीजों के पीछे वो डरावनी आत्मा नहीं थी बल्कि ये सब सहरा का किया धरा था। एक्चुअल में ये तब से स्टार्ट हुआ जब सहरा ने उस डेथ मशरूम को खा लिया होता है। उसे खाने पर मशरूम ने सहरा के अंदर की सारी एंगरनेस बाहर निकाल दी और उसे तो एक अलग ही पर्सन बना दिया, जैसे कि वो कोई हैवान बन चुकी है। यही रीजन था कि सहरा ने सबसे पहले सारे लोगों के मोबाइल रख लिए होते हैं और फिर जितनी भी जगहों पर हमने उस काली आत्मा को देखा उस जगह पर सहरा ही थी और सहरा ने ही अपने दोस्तों को एक एक करके मारा है। पहले ब्रैट, लीसा और हेली को और फिर ट्रॉय और जैक को। यानी उस छोटे से मशरूम ने सहरा से ये करवाया है। यानी इससे इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि सहरा कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। फिलहाल तो उसे कई ऑफिसर्स एम्बुलेंस से लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि सहरा के अंदर की वो सारी खतरनाक चीजें वापस जाग रही हैं और उसका दूसरों को मारना बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। पता चलता है कि सहरा ने एम्बुलेंस में मौजूद उस ऑफिसर को भी बुरी तरीके से खत्म कर दिया है और ये कोई नहीं बोल सकता कि सिर्फ मशरूम खाने की वजह से ऐसा किया जा सकता है। एक्चुअल बात ये होती है कि वो मशरूम जो सालों पहले से श्रापित उस जंगल में मौजूद था, उसे खाने के बाद सहरा के अंदर जो भी दुर्भावनाएं और दुखीपन मौजूद होता है वो सब एकदम से खुल गया और वो उन सारी चीजों का गुस्सा अपने दोस्तों पर उतारने लगी। यही रीजन होता है कि वो जो ब्लैक आत्मा सभी को मार रही थी वो सहरा को नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस मोमेंट पर सहरा की बॉडी में जो मशरूम का असर था वो कम हो जाता और फिर इसी तरीके से उसने एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। लगता नहीं कि ये सिलसिला रुकने वाला है। वो अब शहर में जाकर पता नहीं किसे क्या करेगी, लेकिन हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।